Morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have discussed about the topic that is relation between Ka and Kb. हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर Ka और Kb का रिलेशन डिस्कस किया था. उसके बाद हमने डिस्कस किया था टॉपिक दैट इज पॉलीप्रोटिक एसिड एंड बेस. सो बच्चों, पॉलीप्रोटिक एसिड्स के बारे में मैं आपको अपनी लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ. दैट इज पोली रिप्रेजेंट द मैनी, प्रोटिक रिप्रेजेंट द प्रोटोन और एसिड रिप्रेजेंट the acids which have a capability to lose more than one proton, more than one H ion, they are called polyprotic acids, and there are number of example for this like H2SO4, H3PO4. ठीक है, तो हमने डिस्कस किया अपनी लास्ट क्लास में पोलीप्रोटिक एसिड्स के बारे में बच्चों. तो थोड़ा सा डिस्कशन हम वापस से लेते हैं क्योंकि हमने आगे टॉपिक रिलेट करना है उससे. सो पोलीप्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं बच्चों? जो पोली रिप्रेजेंट द मैनी, as you know that प्रोटिक रिप्रेजेंट द प्रोटोन एंड एसिड. तो मैंने अपनी लास्ट क्लास के अंदर दो एग्जांपल लेके आपको समझाए थे. एक तो ऑक्सैलिक एसिड का, इसके पास दो प्रोटोन है तो ये दो प्रोटोन लॉस करने की कैपेसिटी रखता है, तो इसे डाई बेसिक एसिड भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड, एक्चुअल नेम इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाई बेसिक एसिड. सेम इन दिस वे मैंने एक एग्जाम्पल और लिया H2SO4 का. ये भी दो प्रोटोन लॉस करने की कैपेसिटी रखता है. दीज आर द टू प्रोटोन H2 that is present in the H2SO4. So it is also a diabasic acid. जो दो प्रोटॉन लॉस करने की कैपेसिटी रखे वो डाइप्रोटिक एसिड. सो उसी तरीके से H3PO4 ये जो कंपाउंड है जिसे फोस्फोरिक एसिड बोलते हैं, ये तीन प्रोटॉन लॉस करने की कैपेसिटी रखता है. फोस्फोरिक एसिड तीन प्रोटॉन लॉस करने की कैपेसिटी रखता है, तीन H लॉस किए जा सकते हैं बाय द फोस्फोरिक एसिड. सो इट इज ए ट्राइबेसिक एसिड. इसीलिए बच्चों हम इसको ट्राइबेसिक एसिड भी बोलते हैं. और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है. तो मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताया था जो भी H ऑक्सीजन से अटैच होगा, या सिंपली वी कैन से दैट जो H हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा, तो ये जो हाइड्रोजन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम O से अटैच है. सो ये बहुत जल्दी अपना H लूज कर देंगे. ठीक है, जो ऑक्सीजन अटैच है फॉस्फोरस के साथ वो बहुत जल्दी H को लूज करने की कैपेसिटी रखेगा और H बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा इससे, बिकॉज ऑक्सीजन इज ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड यू नो दैट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैव ए कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. इनके बीच में जो बॉन्ड होगा उसको हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बहुत जल्दी अपनी तरफ खींचेगा, बॉन्ड आयोनाइज होगा और H रिलीज हो जाएगा. ओके, तो H3PO4 इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइबेसिक एसिड. व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइबेसिक एसिड? बिकॉज this phosphoric acid has a capacity to lose 3 proton, means 3H. ठीक है, so these are some example of polyprotic acid, means the capacity of these compound to lose more than one proton. So they are called polyprotic acid. And now we will discuss about the some bases. और ये बात मैं आपको बता दूं, polyprotic acid को polybasic acid भी बोला जाता है. तो अभी हम बात करेंगे, अभी हमने एसिड्स की बात की तो अब हम बात करेंगे बेस की. पोली एसिडिक बेस किसे कहते हैं? पोली एसिडिक बेस. पोली एसिडिक बेस किन्हें कहते हैं? तो इसमें कुछ आयंस हैं बच्चों आपके पास जिन्हें पोली एसिडिक बेस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल CO3 2 नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल SO4 2 नेगेटिव, for example PO4 3 negative. These are the ionic species which have a capacity to gain the proton. This ionic species have a capacity to gain 2 proton because it has 2 negative charge. Same in this way SO4 2 negative have a capacity to gain 2 proton. ठीक है, and the PO4 3 negative have a capacity to take 3 proton. ठीक है, so they are called, it is capacity to gain 2H ion, it has a capacity to gain 2H positive and it has a capacity to gain 3H positive. So they are called polyacidic base. Polyacidic base वो होते हैं जो ऐसी ionic species which have a capacity to gain the proton, not donate the proton, gain the proton. तो इलेक्ट्रो, क्योंकि आयन है और नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत जल्दी आयन गेन करने की कैपेसिटी रखने वाले जो ये स्पीसीज हैं दे आर कॉल्ड पोली एसिडिक बेस. और जो प्रोटॉन लॉस कर रहे थे बच्चों उनको हम बोल सकते थे, एक तो मैंने आपको नाम बताया पोलीप्रोटिक एसिड्स और एक उनको हम बोल सकते थे पोलीबेसिक एसिड. और इन्हें हम बोलेंगे जो प्रोटॉन लेने की कैपेसिटी रखते हैं, इन्हें हम बोलेंगे पोली एसिडिक बेस. सो क्लियर, इतना पता लगा. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग
So our next topic is factor that affecting the acid strength. Factor affecting acidic strength. कौन कौन से फैक्टर हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ पे इफेक्ट डालते हैं? सो फर्स्ट फैक्टर इज हाइड्रो एसिड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए पीरियड, HA. ये मैं किसी भी एक एसिड के लिए सिंबलाइज कर रही हूं क्योंकि आपको पता है कोई भी एसिड होगा उसके पास H तो होगा ही होगा. तो मेरा पहला पॉइंट, मैं इस टॉपिक को दो पार्ट्स में आपको पढ़ाने वाली हूं. तो पहला पॉइंट है हाइड्रो एसिड्स ऑफ, दिस इज कॉल्ड हाइड्रो, दिस इज कॉल्ड एसिड. हाइड्रो एसिड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए पीरियड, हाइड्रो एसिड्स of elements of a period, and second is hydro acids of elements of group. So first one is hydro acids of elements of period and hydro acid for elements of a group. ठीक है, हाइड्रो एसिड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप. तो सबसे पहले मैं इसकी बात कर रही हूँ फॉर ए पीरियड. सो मैं पीरियड में कुछ एलिमेंट्स कंसीडर कर रही हूँ बेटा आपके सामने. पीरियड्स में, नॉट एलिमेंट, पीरियड्स में कुछ कंपाउंड्स कंसीडर कर रही हूँ दैट हैज एसिडिक नेचर. तो मैं सबसे पहला पॉइंट ले रही हूँ हाइड्रो एसिड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए पीरियड. तो कुछ कंपाउंड्स है मेरे पास, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं लाइक दैट कंटेन हाइड्रोजन लाइक H2O. Okay, this is here the hydrogen is similar, but fluorine is belong from group number 17, oxygen is belong from group number 16. ठीक है, and in same way nitrogen is belong from group number 15 and carbon is belong from group number 14. So ये अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, आपको दिख रहा है. और हाइड्रोजन सब में कॉमन है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर की तरफ आपको पता है लेफ्ट टू राइट, पीरियड की बात हो रही है तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है लेफ्ट टू राइट, आपको दिख रहा है. और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो उस एलिमेंट की कैपेसिटी होगी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पूरी तरीके से खींचने की. ये जो बॉन्ड होता है ये शेयरिंग बॉन्ड होता है दोनों एलिमेंट के बीच में. दिस इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड. बट ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर and 17 group elements have highest electronegative nature. और अगर मैं बात करूं पूरे 17 ग्रुप में से तो सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम फ्लोरीन है, आपको पता है. तो ये दोनों शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयरिंग का है, एक फ्लोरीन का है, बट दोनों ही शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी रखता है. दैट इज फ्लोरीन एंड दैट कैरी नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन कैरी पॉजिटिव चार्ज. इन दिस वे द बॉन्ड बिकम वीकर और बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा और H रिलीज हो जाएगा. और जब किसी कंपाउंड में से H जितनी जल्दी रिलीज होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है. तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है पीरियड में. ठीक है, और एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है. एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर रही है बच्चों? एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट. सो हाइड्रो एसिड्स का नेचर बता रही हूं मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो लेफ्ट टू राइट मीन्स इन ए पीरियड, in a period when the hydrogen attached with any element, the element present in the period have highly electronegative nature. So due to highly electronegative nature, hydrogen will easily release from the element. So acidic strength, hydrogen release होगा means proton release होगा, और proton release होगा तो acidic strength increase करेगी. तो आपको इतना पता होना चाहिए. ये बात मैंने की पीरियड के लिए, कुछ कंपाउंड्स लिए और उनको पीरियड में एक्सप्लेन किया. Now we will discuss about हाइड्रो एसिड्स फॉर एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप अब मैं बात करूंगी ग्रुप की. तो बच्चे ग्रुप के कुछ एग्जांपल लेंगे. तो ग्रुप के लिए ले रही हूँ, आपको पता है 17 ग्रुप का एग्जांपल मैं कंसीडर करके चल रही हूँ. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. आपको बहुत अच्छे से पता है टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो घटती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई रीजन नहीं है, बट टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, साइज इंक्रीज करता है बेटा टॉप टू बॉटम. तो मैं इसके कुछ हेलो एसिड्स बना रही हूँ. तो HI, फिर आ जाता है HBr, बॉटम की बात हो रही है HCl और HF. तो टॉप टू बॉटम, ये टॉप टू बॉटम ये आयोडीन बॉटम में प्रेजेंट है, मैंने इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टली लिखा है. बट फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन और सबसे नीचे होता है फ्लोरीन. तो लेफ्ट टू राइट साइज विल इंक्रीज. पता है हमें साइज इंक्रीज होता है बिकॉज इंक्रीज द नंबर ऑफ शेल फ्रॉम टॉप टू बॉटम. विद इंक्रीज द साइज, जितना साइज बढ़ेगा, अगर मैं HI की बात करूं बच्चों तो हाइड्रोजन का साइज छोटा और आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है. इनके न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की जो बॉन्ड लेंथ है ये बहुत ज्यादा वीक हो जाती है लेंथ इंक्रीज होने से. और जितनी लेंथ इंक्रीज होगी उतनी जल्दी जो H है वो रिलीज होने की कोशिश करेगा. तो
आफ्टर गिविंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी HI का बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा. तो सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, in a 17 group especially, we will take an example of 17 group. So fluorine, chlorine, bromine, iodine. iodine जो होता है उसका साइज बड़ा होता है और सभी तरफ हमने लगाया क्या है, हाइड्रोजन अटैच किया, क्योंकि हमने पढ़ना ही हेलो एसिड्स है, मतलब हेलोजन होगा और साथ में हाइड्रो ग्रुप होगा. तो टॉप टू बॉटम साइज विल इंक्रीज. सो द बॉन्ड लेंथ बिटवीन दीज HI, इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है H और F के बीच में, क्योंकि फ्लोरीन का साइज भी ज्यादा बड़ा नहीं होता और हाइड्रोजन का साइज भी बड़ा नहीं होता. बट H और I में कंपेयर करें तो आयोडीन का साइज काफी बड़ा है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज एंड H एटम विल इजिली रिलीज. ठीक है, और आयोडीन बहुत जल्दी अलग हो जाएगा. तो ये जो HI है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. व्हाई इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड? बिकॉज इट इजिली रिलीज इट्स H आयन. सो लेफ्ट टू राइट iodine, hydrogen ion will easily release from top to bottom. So size will increase from top to bottom and acidic strength will also increase. So बच्चों इतना पता होना चाहिए आपको. So now we will discuss about next topic, that is common ion effect. तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है, the next topic is common ion effect. Discuss about the topic that is common ion effect. So बच्चों common ion effect किसे बोलते हैं? This effect is for acids, for weak acid and weak base both. और what do you mean by this concept that is common ion effect? Means ion का common होना. अब ये क्या किस तरह से explain किया जाएगा? तो देखिए, if an aqueous solution, अगर कोई aqueous solution है of a weak electrolyte, suppose we have an aqueous solution of a weak electrolyte, and when we add a strong electrolyte in the weak electrolyte, then after adding the strong electrolyte, having an ion common in the weak electrolyte, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला जाएगा जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होंगे, एक कॉमन आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का उसमें होगा, जिससे क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो डिसोसिएशन होगी उसका जो रेट है वो थोड़ा सप्रेस हो जाएगा. तो सिंपली वी कैन से दैट द सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली बाय एडिंग द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो किसी भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कोई ऐसा कंपाउंड डाल दिया जाए जिसका नेचर कुछ हद तक स्ट्रॉन्ग हो और वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयंस का जो डिसोसिएशन है उसके रेट को सप्रेस कर दे. ठीक है, तो सिंपली वी कैन से दैट व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन आयन इफेक्ट? इफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ a weak electrolyte, a strong electrolyte is added having an ion common. इन दोनों में weak और strong में एक ion common होना चाहिए. Having an ion common in the weak electrolyte, then the dissociation of weak electrolyte is suppressed. The dissociation rate of the weak electrolyte क्या हो जाएगा, suppress हो जाएगा और decrease हो जाएगा. This is called common ion effect. So this concept explained with the help of example. तो ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी. So we will take one example to explain this effect, that is common ion effect. So example is, student, if an aqueous solution of acetic acid, suppose हमारे पास acetic acid है और उसका aqueous solution है, ठीक है, और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ, ठीक है, उसका एक्वा सोल्यूशन है और एक्वा सोल्यूशन है तो डेफिनेटली जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है बच्चे, आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं करते बट पार्शियली डिसोसिएट करते हैं, और जब वो पार्शियली डिसोसिएट होगा तो वो आयंस में टूटेगा. दैट इज कॉल्ड एसीटेट आयन और H आयन. दिस इज कॉल्ड एसीटेट आयन और दिस इज कॉल्ड H आयन. तो ये अलग हो जाएंगे आयंस, बिल्कुल सही है. ठीक है, तो आफ्टर एडिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग, दिस इज कॉल्ड, ऊपर वाले को बोल रही हूँ मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, और बच्चे इसका नाम है जो ऊपर मैंने लिखा है, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड, और जो एक्वस वर्ड रिप्रेजेंट हो रहा है ये आपको पता है, तो हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है एसिटिक एसिड का, दैट इज CH3COOH, और ये है वीक. और आफ्टर एडिंग द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन इट, इसमें हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे. दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. This is called sodium acetate. After adding this electrolyte,
डिसोसिएशन जब होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डेफिनेटली इसका डिसोसिएशन रेट फास्ट होगा और हमारे पास बन जाएगा एसीटेट आयन और Na पॉजिटिव। ठीक है, और ये रिएक्शन होगी इन एक्वस सॉल्यूशन और आपके पास प्रोडक्ट में भी एक्वस स्टेट रहेगी। तो बच्चों आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक आयन कॉमन हो गया दोनों में। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, आपने ऊपर से डाला, सपोज वी हैविंग ए बीकर with a full of weak electrolyte and after adding the some drop of strong electrolyte, the one common ion is present between present in the both electrolyte के बीच में एक आयन कॉमन होगा, जिससे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन रेट है वो थोड़ा सप्रेस हो जाएगा और वो वापस किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, या तो वापस उसमें फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसका रेट सप्रेस हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें एक आयन कॉमन करना था जिससे उसका रेट, उसकी जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होगा, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, ठीक है, इन द इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन द लेफ्ट। इक्विलिब्रियम है जो वो लेफ्ट में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम का रेट जो है वो लेफ्ट में होना, वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं करेगा। Thus, the dissociation of acetic acid will get decreased or suppressed. This is called common ion effect. Now, we will take same example in case of base. तो base के केस में भी बच्चे हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये तो मैंने एक एसिड के केस में लिया, सेम एज वीक एसिड के लिए लिया, तो वीक बेस के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो दिस कंसेप्ट इज ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले मैंने एग्जांपल लिया वीक एसिड का, मींस एसिटिक एसिड का। नाउ आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ वीक बेस। सो वी हैव वन मोर एग्जांपल टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पास एक सोल्यूशन है बच्चे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, और वो जब डिसोसिएट हो रहा है, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है इन द एक्वस सोल्यूशन, सो वी हैव ए अमोनियम आयन विद हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, दिस इज द एक्वस कंडीशन। एक्वस कंडीशन, तो इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इट इज पार्शियली डिसोसिएटेड इनटू अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, बट आफ्टर एडिंग द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज कंपेयर टू दिस weak as compared to this is a weak electrolyte and due to presence of OH, so it is called a weak base. So after adding the ammonium chloride, this is called strong electrolyte. The one ion become common. एक आयन क्या हो जाएगा बच्चे, कॉमन हो जाएगा, जिससे weak electrolyte का dissociation rate suppress हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। This ion become क्या हो जाएंगे बेटा, कॉमन आयन, and this concept is called common ion effect. So similarly, with the solid of ammonium chloride is added to the solution of concentrated ammonium hydroxide or in the presence of a solution of the weak electrolyte in the aqueous solution, when we add this strong electrolyte to the weak electrolyte, then one ion become common and the concentration of ammonium ion will increase. So according to Lee-Chatelier principle, when the concentration will increase in this side, then equilibrium will shift in that side. As you know that मैंने आपको Lee-Chatelier का concept पढ़ाया था, that concept is very important concept for your exam, for your up to your 12th स्टैंडर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ली-चैटलियर क्या है। और बच्चे ये जो कॉमन आयन का कंसेप्ट है ये आपके प्रैक्टिकल बेसिस से सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो प्रैक्टिकल में जनरली ये क्वेश्चन जनरली प्रैक्टिकल ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल आपसे एक्सटर्नल पूछ सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन आयन इफेक्ट, बिकॉज दिस कंसेप्ट इज नॉट ए थियोरटिकल कंसेप्ट, एक्चुअली इट इज ए कम्प्लीटली प्रैक्टिकल कंसेप्ट। सो प्रैक्टिकल जो करते हैं ड्यूरिंग द लेबोरेटरी में ही पॉसिबल है। सो ये आपका बोर्ड के प्रैक्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट। सो ये आपको पता है जहां भी कंसंट्रेशन सेम आयन की इंक्रीज होती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर हमने पढ़ा था कि किसी भी साइड अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वो जो स्टेट होगी, चाहे वो रिएक्टेंट साइड की होगी या प्रोडक्ट साइड की होगी, तो वो अपनी डायरेक्शन को शिफ्ट कर लेगा। अगर यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ रही है किसी आयन की तो नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड टू अनदर साइड। Okay, so this is the concept of common ion effect. So now we will discuss, इतना पढ़ने के बाद now we will discuss about the next topic that is called buffer solution. So buffer solution क्या होता है बच्चे? तो what do you mean by buffer solution? The solution which help in resist the change in the pH value of the another solution. Suppose ये इस तरह buffer solution बेटा एक ऐसे टाइप का solution होता है which help in resist the change to the hydrogen ion concentration on the addition of a small amount of acid and base. So किसी भी suppose किसी कोई भी solution है उसकी
ऑल सोल्यूशन हैव समवट पीएच वैल्यू, सो किसी की भी पीएच वैल्यू को चेंज नहीं होने देता, दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड buffer solution. And you know about the pH represent the power of hydrogen, so ultimately we can say that what do you mean by buffer solution? The solution which resists the change in, resist means rokna, change in, which resists the change in the hydrogen ion concentration on the addition of small amount of acid and base, on the addition of small amount of acid or base. ठीक है, हाइड्रोजन आयन की किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू में चेंज नहीं लेके आना, उसकी पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आना चाहिए, और आफ्टर एडिंग समवट इलेक्ट्रोलाइट्स एंड समवट एसिड्स और बेस, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन. ठीक है, जो हेल्प करता है किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू को चेंज नहीं होने देता. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन. सो ह्यूमन ब्लड इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल बफर सॉल्यूशन. हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो हमारी बॉडी की पीएच को मेंटेन करके रखता है. इट इज ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बफर सॉल्यूशन. तो बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं कि जो किसी भी सॉल्यूशन मतलब हमारे पास सपोज हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन की उसकी जो पीएच वैल्यू है उसको रेजिस्ट करके रखेंगे, उसे कंट्रोल करके रखेंगे, उसकी पीएच वैल्यू में अप और डाउन नहीं आने देते. दैट टाइप ऑफ ए सॉल्यूशन आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशन. एंड बफर सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप, एसिडिक बफर एंड इट इज कॉल्ड बेसिक बफर. तो ये दो टाइप के होते हैं बच्चे, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर. तो बफर सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच हेल्प इन resist the change in the hydrogen ion concentration of any solution by on the addition of small quantity of acids or base. ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर. तो व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिक बफर? द एसिडिक बफर सॉल्यूशन कंटेन इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ वीक एसिड एंड सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, जिसके अंदर वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट होगा. ये होंगे एसिडिक बफर. और बेसिक बफर किससे बनते हैं? जिसके अंदर वीक बेस होगा, जिनमें वीक बेस होगा और वीक बेस के साथ में प्रेजेंट होगा सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये था सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एसिडिक बफर एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड बेसिक बफर. तो बेसिक बफर कैसे बनते हैं और एसिडिक बफर कैसे बनते हैं बच्चों? एसिडिक बफर बनते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, और ये बनते हैं वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बनते हैं. तो ये होते हैं बच्चों एसिडिक बफर, ये होते हैं बेसिक बफर. और एक कंसेप्ट और आ जाता है हमारा, बफर एक्शन क्या होता है. ठीक है, तो ये हुआ हमारा बफर सॉल्यूशन का कंसेप्ट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज बफर एक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय बफर एक्शन? नाम से क्लियर है, द एबिलिटी ऑफ ए बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट द चेंज इन द पीएच वैल्यू ऑफ द एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड बेस. ठीक है, तो बफर एक्शन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ ए बफर सॉल्यूशन टू हेल्प टू दिस एबिलिटी, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एक्शन. सो बफर सॉल्यूशन जो आपको बता दिया, ऐसा सॉल्यूशन जो रेजिस्ट करता है पीएच वैल्यू को चेंज करने के लिए, और बाय एडिशन ऑफ एसिडिक और बेस. और मैंने आपको बता दिया एसिडिक बफर किससे बनते हैं, बेसिक बफर किससे बनते हैं. और एसिडिक बफर एक्शन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ ए बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट द चेंज इन द पीएच वैल्यू ऑफ एनी सॉल्यूशन ऑन एडिंग विद द एसिड और बेस. ठीक है, और एसिडिक बफर मैंने आपको बताया किससे बनते हैं, बेसिक बफर किससे बनते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो दिस इज द बफर एक्शन. हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं इसको समझाने के लिए. सपोज मेरे पास एक वीक एसिड है. ठीक है, जब ये डिसोसिएट होगा तो आपको पता है किस तरह से डिसोसिएट होता है. ठीक है, अगर मैं सोल्ट ले लूं, स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट ले लूं और ऐड कर दूं इसके अंदर, ठीक है, वीक बेस के साथ ले लूं, तो हमारे पास क्या बनता है? CH3CO Na पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव. ठीक है,
तो इतना आपको दिख रहा है। तो आपको पता है इन दोनों से क्या निकल के आ रहा है, इन दोनों से कॉमन चीज निकल के आ रही है, दैट इज एसीटेटाइन। तो मेरे पास ये वीक एसिड था, ये सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग बेस था, दोनों के मिक्सचर को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। इस बफर सॉल्यूशन को के साथ अगर मैं HCl इसमें डाल दूं, 2 ड्रॉप HCl डाल दूं, और बच्चों HCl क्या देता है हमें, H और HCl वो Cl नेगेटिव। अगर हम इसमें HCl ऐड होगा तो ये H के साथ मिलकर वापिस से क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। सो बफर सॉल्यूशन क्या करता है, बफर सॉल्यूशन कंट्रोल करता है पीएच को। किसी भी, मान लो कोई हमारे पास सॉल्यूशन था और उसकी पीएच कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो उसकी पीएच कंट्रोल की जा सकती है बाय द बफर एक्शन, बाय एडिशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। और एसिडिक और बेसिक बफर यूज किए जाते हैं किसी की भी पीएच को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, वापस इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द बफर एक्शन। तो बफर एक्शन इज ability of a buffer solution to help to resist the change in the pH value on addition of a small quantity of acid and base. Okay, so students, आज का टॉपिक रहा हमारा that is related to common ion effect, buffer solution, ठीक है, and the factors of that affecting the acidic strength. So students, आज के लिए इतना ही। In the next class we will discuss about the topic that is related to the solubility product. तो हम अपनी अगली क्लास के अंदर solubility product के बारे में डिस्कस करेंगे।